देखिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आज हम पेपर फर्स्ट में जो हर्डमानिया हमारा चैप्टर चल रहा है उसको आगे लेकर के चर्चा करेंगे। और जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, हर्डमानिया की क्लासिफिकेशन कंडीशन, हर्डमानिया का हैबिटेट स्वभाव है ना, और हर्डमानिया के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। उसके अकॉर्डिंग हमने जाना था कि हर्डमानिया कोर्डेटा के सरल वर्ग प्रोटोकोर्डेटा में, और प्रोटोकोर्डेटा में भी यूरोकोर्डेटा के अंदर रखा जाता है। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए इसकी प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको समझना है। वैसे तो हमें पता है हर्डमानिया जनरली जल में पाया जाने वाला छोटे ही आकार का सरल प्रकार का प्रोटोकोर्डेटा है ना। लेकिन फिर भी हम इसको देखते हैं तो इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके दो पार्ट हमें दिखाई देते हैं। बॉडी की स्ट्रक्चर के दो पार्ट दिखते हैं, जिसमें एक तो ट्रू बॉडी पार्ट होता है, वास्तविक देह भाग बनाता है, और एक इसमें फुट भी पाया जाता है, पाद वाली स्ट्रक्चर भी यहाँ पर पाई जाती है। तो उन्हीं दोनों पार्टों को हम समझ करके वो कंप्लीटली बाहर से जैसी हमें बॉडी की स्ट्रक्चर दिखाई देती है उसको यहाँ जानने की हम कोशिश करेंगे। तो देखिए हर्डमानिया की जो बॉडी स्ट्रक्चर है छात्रों, उसको मैं हमारा जो चैप्टर है वो हर्डमानिया चल रहा है। हर्डमानिया की हमें बॉडी स्ट्रक्चर समझनी है। एक सामान्य फिगर के द्वारा हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसा कि हमने प्रारंभ में भी चर्चा की थी कि हर्डमानिया जो है इसमें बॉडी पर दो सिलेंड्रिकल प्रोसेस पाई जाती हैं, है ना, आउटग्रोथ पाई जाती हैं, यानी कुल मिलाकर उनको साइफन कहा जाता है, जिसमें एक को मैंने ब्रंकियल और दूसरे को एट्रियल साइफन नाम दिया था। तो जो इम्पोर्टेंट विशेषता है बॉडी पर जो दिखाई देने वाली एक स्पेशल जो करेक्टर है देखने में, वो हर्डमानिया में विशेष रूप से साइफन की उपस्थिति है। आपको साइफन तो विशेष रूप से याद रखना है, साइफन दिखेंगे। तो इसकी बॉडी को हम इस तरीके से दिखा पाते हैं, बाहर से देखने पर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। देखिए थोड़ा सा गौर करना है। लगभग जैसा कि हम ये इतना तो जान ही चुके हैं कि हर्डमानिया सिंपल कोर्डेट है, जल में पाया जाता है ना। और ये तो निश्चित ही है कि जल में पाए जाने वाले प्राणी
स्थलीय प्राणियों की तुलना में सरल बॉडी के स्ट्रक्चर रखने वाले होते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्सिटी इनमें कम पाई जाती है। और देखिएगा अब इसमें हम जो देख पा रहे हैं, ये पूरा पार्ट, ये जो पूरा का पूरा भाग है, ये इसका एक भाग बॉडी का, जिसको ट्रू बॉडी हम कह सकते हैं, वास्तविक देह जिसको कहा जाता है, ये भाग, ठीक है। नीचे का जो छोटा भाग हम देख पा रहे हैं, इसको हम फुट कहते हैं। तो ये तो प्रॉपर बॉडी है। ये प्रॉपर बॉडी है। इसमें से ये एट्रियल साइफन, इसी प्रकार से इधर ब्रैंकियल साइफन हो जाएगा। अब आपको थोड़ा इधर देख गौर करना है भाई, चित्र के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ये पूरा का पूरा प्रॉपर बॉडी पार्ट और नीचे का फुट, सीधे तौर पर हम बॉडी स्ट्रक्चर को इन्हीं दो भागों के रूप में समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसमें नहीं होती है, सरल प्रकार का है ना। लेकिन जो प्रॉपर बॉडी का पार्ट है, ऊपर वाला बड़ा भाग, समथिंग हमने लिखा था कि ये आयताकार ही होता है, स्ट्रक्चर सब, है ना, आयताकार जैसी होती है। लेकिन खास बात हडमानिया में ये है कि ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दो आउटग्रोथ 100% पाई जाती है। यही इसकी स्पेशलिटी भी है, बाहर से देखा जाए, है ना। और आउटग्रोथ का मतलब एक इधर ये जो ग्रोथ दिखाई दे रही है, एक इधर ये जो ग्रोथ दिखाई दे रही है। और इन आउटग्रोथ को हमने कहा साइफन होता है, लेकिन इनको अलग अलग नाम दिया गया। और साइफन में इसको मैंने कहा एट्रियल साइफन है ना। एट्रियल साइफन पर मिलने वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, एट्रियल अपर्चर हो जाएगा, है ना। और जो ये स्ट्रक्चर हम चार पिंड वाली दिखा रहे हैं, इस तरीके से ये क्षेत्र को घेरते हुए चार पालियां या चार पिंड या चार ओष्ठ कह सकते हैं पाए जाते हैं, जिनको मैंने लिखा है लॉब्स, है ना। ये क्षेत्र को घेरे हुए हैं और इन लॉब्स का, इन पालियों का अपना रोल भी है। इन छिद्रों को बंद करने और खोलने का काम, रेगुलेशन, इन्हीं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये लॉब्स हो गए, एट्रियल साइफन हुआ, है ना। इसी प्रकार से ये ब्रैंकियल साइफन है और ब्रैंकियल साइफन पर उपस्थित छिद्र को ब्रैंकियल एपर्चर कहा जाएगा, है ना। इसी प्रकार से यहाँ भी वही चार लॉब्स ने, पिंडों ने, पालियों ने इसको घेर रखा है, ये भी खोलने और बंद करने का काम करता है। एक खास बात मैंने बताई थी, साइफनों पर उपस्थित दोनों छिद्र ब्रैंकियल और एट्रियल, लेकिन ब्रैंकियल छिद्र से जल अंदर प्रवेश करता है, जबकि एट्रियल छिद्र से जल बाहर निकलता है। ये अच्छी बात आपको ध्यान रखनी है। ब्रैंकियल छिद्र से प्रवेश करता है, एट्रियल साइफन वाले छिद्र से बाहर निकलता है ना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, ब्रैंकियल छिद्र एक तरीके से देखिएगा जल के साथ, जल में खुद रहने वाला प्राणी है। जल जब इस छिद्र से होकर साइफन में प्रवेश करता है, बॉडी में जाता है, तो उस समय जल के साथ ही बहुत छोटे आकार के भोजन के कण भी इस साइफन में प्रवेश कर जाते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ, भोजन के कण भी इसी से प्रवेश करते हैं। इसका मतलब हम ब्रैंकियल साइफन वाले छिद्र को एक मुख की तरह मान सकते हैं, माउथ का काम यही करता है यहाँ, क्योंकि भोजन इसी से अंदर प्रवेश हो रहा है जल के साथ। अभी हम आगे इसके डाइजेशन सिस्टम को पढ़ेंगे, भोजन की प्रकृति भी पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे,
तो हमें ये समझ में आएगा कि ये भोजन बहुत छोटे कणों के रूप में और वो भी छान करके लेता है, यानी फिल्टर फीडर एनिमल है, निस्संद भोजी प्राणी है, क्षणित भोजन को ग्रहण, क्योंकि बड़े आकार के भोजन को ये ग्रहण नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ से भोजन भी जाता है जल के साथ, इसलिए ये मुख जो छिद्र है ब्रैकियल, ये क्या हो गया, मुख भी हो गया इसका, है ना, विशेष याद। मैंने कहा इससे बाहर निकलता है, अतिरिक्त जल को बाहर निकाला जाता है, और बाहर निकाला जाता है तो ये चित्र एक तरीके से गुदा का जैसा रोल भी करता है, तो ये गुदा हम भी इसको कह सकते हैं। नहीं, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरा देखिए, प्रॉपर बॉडी भाग पर ये दोनों साइफन, दोनों पर उपस्थित छिद्र और छिद्रों को घेरते हुए क्या ओष्ठ या पालियां, पिंड, है ना, ये पाए जाते हैं, जो आपको समझ में। अब देखिए ये बड़ा भाग जो प्रॉपर बॉडी हुआ, प्रॉपर बॉडी के बाद नीचे का भाग जो हमें दिख रहा है, जिसको हमने फुट लिखा, पाद वाला भाग लिखा, ये आकार में छोटा होता है प्रॉपर बॉडी भाग की तुलना में, और दिखने में ये बिल्कुल गंदा सा दिखाई देता है, और वो इसलिए क्योंकि ये आधार तल पर जहां टिका रहता है ना, वहां पर मैंने जो ये पार्टिकल्स दिखाए हैं, ये सारे फॉरेन पार्टिकल्स हैं। ये क्या है, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, यानी बाहरी पदार्थ हैं, और ऐसे इन पदार्थ यानी इसमें मोलस्क जंतुओं के कवच के टुकड़े हो सकते हैं, कुछ मिट्टी के कण हो सकते हैं, अन्य जंतुओं के अवशेष लगे हो सकते हैं, ऐसे पदार्थ इस फूट से चिपक जाते हैं, चिपके रहते हैं, है ना, तो उसकी वजह से फूट क्या है, गंदा सा दिखाई देता है ना, मैला होगा, गंदा होगा, इन पदार्थों के चिपके होने के कारण तो गंदा सा दिखाई देता है। लेकिन देखिए ये आकार में छोटा होता है, मांसल होता है, ये क्या काम करता है, वैसे तो नाम से सीधा इंगित होता है, फूट का काम गमन करवाना होता है ना, और ये आधार तल से सतह से चिपकने में जंतु की मदद करता है, ठीक है, और गति भी करवाता है, नहीं, और आधार से ये चिपकता है, इसीलिए अन्य पदार्थ इससे चिपक जाने के कारण ये गंदा सा ही दिखाई देता है। अब फैक्टर ये है, ये दोनों साइफन जो इंपॉर्टेंट समझने की बात है, ये आगे हमें फिर काम में आएंगे, ठीक है, यहाँ थोड़ा गौर करना है। मैंने कहा ये मुख का भी काम करता है, इसका मतलब जल इस ब्रैंकियल छिद्र से अंदर प्रवेश करेगा, साइफन में आएगा, प्रॉपर बॉडी भाग में आता है, और अतिरिक्त जल को फिर एट्रल साइफन से बाहर निकाला जाता है, एट्रल साइफन एट्रल अपर्चर के द्वारा बाहर निकलते हैं। हमने इसको एक सामान्य नाम भी दिया था, समुद्री फव्वारा, ठीक है। समुद्री फव्वारा क्यों कहा गया, चित्र के माध्यम से फिर आप समझ सकते हैं। जल लगातार इस छिद्र से अंदर प्रवेश करता है, बॉडी में आता है, बॉडी में मैंने कहा इन साइफनों में, इसकी दीवार में कंप्लीटली सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पाई जाती हैं, है ना, वर्तुल और लंबवत पेशियां पाई जाती हैं, जिनमें अचानक जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो अतिरिक्त जो जल यहाँ होता है बॉडी के अंदर, उस पर दबाव बनने के कारण ये एट्रियल अपर्चर खुल जाता है, और जो जल है वो फव्वारे के रूप में एट्रियल साइफन वाले छिद्र से बाहर निकलता है, इसलिए इसको समुद्री फव्वारा कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। इस छिद्र से फव्वारे के रूप में अतिरिक्त दबाव बनने के कारण जब पेशियां संकुचित होती हैं तो जल का फव्वारे के रूप में बाहर निकलना, इसीलिए इसको समुद्री फव्वारा कहा गया, है ना। आपको बात समझ में देखिएगा, इसमें इस तरीके से भी पेशियां लगी होती हैं, और ऐसे इसकी भित्ति में गोल गोल रिंग सर्कुलर, है ना, वर्तुल जिनको कहते हैं हम, पेशियां भी पाई जाती हैं। जब ये सब पेशियां एकदम से ऐसे संकुचित होती हैं तो भरे हुए जब जल पर क्या होता है, आयतन घटता है, दबाव बढ़ता है, जिससे ये छिद्र खुलता है, उद्दीपन मिलता है, पेशियों को लॉब्स जो है खोली जाती है, छिद्र खुलने के बाद जल पिचकारी के रूप में दूर तक जाता है, इसलिए समुद्री फव्वारा इसको कहा है। तो इस प्रकार की इसकी जो है बॉडी स्ट्रक्चर होती है, बहुत सरल प्रकार का ही जंतु है। इसकी बॉडी स्ट्रक्चर इस प्रकार से समझ लेने के बाद देखिए हम इसके टेस्ट के बारे में और ट्यूनिक के बारे में पढ़ेंगे, जो इसके ऊपर कंप्लीटली चोल के रूप में आवरण पाया जाता है पूरे जंतु पर, संपूर्ण जंतु पर टेस्ट या ट्यूनिक का चोल पाया जाता है। उस चोल की क्या स्ट्रक्चर होती है, वो किससे बनता है, किस किस प्रकार की सेल्स और लेयर्स उस ट्यूनिक में पाई जाती हैं, उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। क्योंकि देखिएगा संपूर्ण जंतु
टेस्ट के द्वारा, चोल के द्वारा ढका रहता है, आवरण पाया जाता है, ठीक है। और टेस्ट का जो सेक्रेशन है, टेस्ट का स्राव है, वो मेंटल के द्वारा होता है। मेंटल का मतलब प्रवार, प्रवार बोलते हैं, प्रवार के द्वारा मेंटल का उसका टेस्ट का स्राव किया जाता है, ठीक है। तो ये भी हमें समझ में, अब देखिए इसका जो भाव व्यायाम है वो मेंटल का होता है, प्रवार का होता है। और प्रवार की कोशिकाएं अपने भी बाहर की तरफ मेंटल का स्राव, उसका टेस्ट का स्राव करती है, चोल का स्राव करते हैं, जो ट्यूनिसिन नामक प्रोटीन का बना होता है, जो कठोर आवरण देता है, जिससे सुरक्षा भी मिलती है, आलम्बन यानी सहारा भी मिलता है। उसकी उसमें कई बार एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम भी करता है, सहायक श्वसन अंग की जैसा भी काम करता है। उसमें वेस्कुलर एम्पुला पाया जाता है। उसकी डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में अलग से करेंगे, बहुत अच्छा पॉइंट है। आज के वीडियो में इतना ही।